शिवाजी बीजापुर से बाहर। हिंदू शहर की जगह को शाप देते हुए उसने अपने शाप के प्रतीक के रूप में धरती में एक लोहे की छड़ गाड़ दी। दादाजी ने अब उस लोहे की छड़ को खोद कर फेंक दिया, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि श्राप की स्मृति अंधविश्वासी ग्रामीणों के मन में बनी रहेगी। इसलिए उन्होंने मुसलमान कमांडर के इशारे का जवाब और भी अधिक नाटकीय ढंग से दिया। उन्होंने उस स्थान को एक बार फिर से जोतवाया, लेकिन इस बार शुद्ध सोने की हल को खींचने वाले सफेद बैलों से। एक वीरान और उपेक्षित जगह से पूना तेजी से एक समृद्ध शहर बन गया। एक दिन यह हिंदू भारत को एंटीओक बन जाएगा। परिवर्तन को मापने के लिए कोई इसके वैभव के दिनों को देख सकता है और एक अंग्रेज अंगु तक रॉबस्टन के विचार को उद्घृत कर सकता है। पूना में कई कारणों से अपार धन आया। विदेशी शक्तियों की साजिशों और मराठा नेताओं द्वारा पेशवा या मुख्यमंत्री के प्रति दिखाए गए सम्मान के कारण शहर सशस्त्र सैनिकों, सुंदर घोड़ों, समृद्ध पालकियों और भव्य घरों से जगमगा रहा था। दूत एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे थे। सब कुछ खेल, नृत्य, मौज मस्ती में मग्न थे। लेकिन अपनी समृद्धि और लगातार छुट्टियों और त्योहारों के बावजूद पूना अपने शांतिपूर्ण व्यवस्थित जीवन के लिए जाना जाता था। विदेशियों ने लोगों के समझदार और गंभीर चरित्र पर टिप्पणी की। मराठा स्वतंत्रता के अंतिम दशक में भी एक अवधि जो बढ़ती हुई हिंसा से घिरी हुई थी, उसने अराजकता और भ्रम की स्थिति को देखते हुए मराठा सरकार के अंतिम ब्रिटिश मंत्री एल्फिंस ने पूना के बारे में लिखा। कुल मिलाकर हिंसा और भय के साथ हत्याएं और डकैती बहुत दुर्लभ थी और मैंने संपत्ति की असुरक्षा की कोई शिकायत कभी नहीं सुनी। दादाजी यह नहीं सोच सके कि जिस छोटे से गांव की समृद्धि के लिए उन्होंने इतना कुछ किया, वह एक दिन भारत की राजधानी बनेगा। लेकिन यह उनका धैर्यपूर्ण प्रशासन था जिसने पूना की महानता की नींव रखी। उन्होंने नदी के तट पर शिवाजी और उनकी मां के लिए एक महल बनवाया। वे इसे रंग महल या चित्रित महल कहते थे। मराठा घर आमतौर पर दो आंगनों के चारों ओर बनाया जाता है। सामने का आंगन जिसके चारों ओर खंभों वाला एक स्तंभ है और सड़क की ओर एक तोरण द्वार है। अजनबियों के स्वागत और घर के पुरुषों के मनोरंजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पिछला आंगन जिसका आमतौर पर महिलाएं इस्तेमाल करती हैं, के बीच में एक वेदी है जिस पर पवित्र तुलसी लगाई गई है। सामने के स्तंभ पर पुरुष शाम को आराम करेंगे। नौकर तेल के दीपक लाते हैं। यह दादाजी के लिए दिन का सबसे सुखद क्षण रहा होगा, जब वे लंबे समय तक स्टेट के कामकाज से जूझने के बाद आराम कर रहे थे। आराम और संस्कृत श्लोकों की अपनी पुस्तकों का इत्मीनान से अवलोकन कर रहे थे। शाम की शांति, मध्यम दीपक की रोशनी, काले छोटे संस्कृत अक्षर खुलते हुए, सुंदरता की दुनिया को छूते हुए। कुछ देर बाद वह शिवाजी को पुकारता और लड़का उसके पास बैठ जाता, जबकि वह हिंदुस्तान के वीरों के बारे में बताते हुए पुराने महाकाव्यों की मधुर दोहे सुनाता और शिवाजी मंत्रमुग्ध होकर बैठे रहे, जबकि रात की हवा में दीपक की लपटें कांप रही थी और बड़े बड़े पतंगे स्तंभों के नकाशीदार खंभों के चारों ओर उछल रहे थे। और बचपन से ही उन्हें जो सपने सता रहे थे वे एक भावुक महत्वाकांक्षा में बदल गए। जब वह अभी भी केवल 15 वर्ष के थे तो उन्होंने अपने लिए एक मुहर तैयार करवाई थी जिस पर लिखा था, हालांकि पहला चांद छोटा है लेकिन लोग जानते हैं यह बड़ा होगा। यह मुहर शिवाजी के लिए उपयुक्त है। मानो अपने जीवन की लंबी परीक्षा के लिए खुद को तैयार करने के लिए शिवाजी ने अपने दिन कठिन अभ्यास में बिताए। उन्होंने अपने चारों ओर पहाड़ी लोगों का एक समूह इकट्ठा किया और उनके साथ उन्हीं पहाड़ियों पर घूमते रहे जहां उन्होंने अपने बचपन के वे खतरनाक साल बिताए थे। उन घाटियों में जहां वे पहले थके हुए लड़खड़ाते थे, अब वे एक स्वामी की तरह आगे बढ़ते थे। उन्हें अपने पूरे जीवन की तरह हर तरह के तनाव के अधीन रहना, अपनी ताकत का अधिकतम परीक्षण करना पसंद था। उन्होंने ऐसे एकाकी रास्तों का अनुसरण किया जहां उनके साथी भी उनका अनुसरण करने से झिझकते थे।
वे खड़ी चट्टानों की चट्टानी किनारों पर रेंगते हुए आगे बढ़े, जिससे चील और पीले गिद्ध अपने घोंसलों से चीखते हुए निकल पड़े। समय के साथ वे उस जंगली पहाड़ी क्षेत्र के हर मील को उतना ही अच्छी तरह से जानने लगे जितना कि पूना में उनका अपना घर और पहाड़ी लोग। पहले तो अविश्वास से अपनी आंखों से झांकते थे। एक अजनबी की अफवाह पर गांव में नाकाबंदी कर दी गई थी और लोग तुरंत ही उसे प्रशंसा के साथ बधाई देने के लिए आ गए। उसके चेहरे पर सभी के लिए मुस्कान थी और हम उन सभी से जानते हैं जिन्होंने उसके बारे में अपने विचार दर्ज किए थे। उसकी मुस्कान कितनी आकर्षक थी, ये पहाड़ी लोग एक दिन मराठा सेना की रीढ़ बनने वाले थे। जंगलों में एक लंबा दिन बिताने के बाद शिवाजी पूना लौटते थे। उनके पीछे बैंगनी रंग की पहाड़ियां और उनके सामने पीले रंग के खेत थे। जैसा कि हर हिंदू करता है, घर लौटने पर वह सबसे पहले अपनी माँ के पास जाते थे। उस समय वह भीतरी आंगन के बीच में वेदी के सामने विष्णु की पूजा कर रही होती थी। वेदी पर पवित्र तुलसी के पौधे लगाए गए थे। वह धीरे धीरे वेदी के चारों ओर घूमती थी। उसके हाथ में एक दीपक था जो बढ़ते अंधेरे में दीपक की रोशनी की एक सुनहरी पंखुड़ी थी। जब उसकी प्रार्थना समाप्त हो जाती थी तो वह शिवाजी से बात करती थी। वे इतने करीब थे कि वे एक दूसरे को प्रेमियों की तरह समझते थे। कुछ देर बाद वह उसे छोड़कर अपने खाने के लिए चला जाता, क्योंकि हिंदू परिवार में पुरुष और महिलाएं अलग अलग खाना खाते हैं। उसका खाना थोड़ा नमकीन चावल और दूध या कुछ मक्के की टिक्कियां सामने के आंगन के स्तंभ पर परोसा जाता। शिवाजी एक स्तंभ के सहारे लेटे रहते। उनके सामने केले के पत्ते पर चावल का छोटा ढेर रखा होता और पत्ते के चारों ओर नौकरानियां के रंगीन चाक से आकृतियां बनाई होती और रात के खाने के बाद दादाजी के साथ पढ़ाई करता था। इस तरह साल बीतते गए और शिवाजी वयस्क हो गए। यूरोपीय मानकों के अनुसार वे छोटे कद के थे, लेकिन वे चौड़े और बहुत मजबूत शरीर वाले थे। उनकी भुजाएं असामान्य रूप से लंबी थीं। उन्होंने अपनी दाढ़ी और मूछें बढ़ा रखी थी और उनकी पगड़ी के नीचे से घुंघराले बालों का एक गुच्छा उनके चेहरे के एक तरफ लटक रहा था। उनकी आंखें बहुत सुंदर थीं और उनकी कोमल और उदासी भरी सुंदरता घुमावदार तीखी नाक के साथ विपरीत थी। फ्रांसीसी थेवेनोट के उनके बारे में लिखा था, सी राजा ईस्ट पेटेट इट बजाने एवेक देश यूकस फिप्स कीवी मार्केट ब्यूकअप डी डिस्प्रेट। बॉम्बे के अंग्रेज पादरी ने उन्हें सीधा और उत्कृष्ट अनुपात वाला, व्यायाम में सक्रिय, और जब भी वे बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि वे मुस्कुरा रहे हैं। उनकी नज़र तेज और पैनी है। यह भाग यहीं समाप्त होता है। शिवाजी का बचपन यहीं खत्म होता है। अब हम अगले भाग में जानेंगे बागी के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।